देखिएगा, एकदम ध्यान दीजिएगा बेटा कि ये जो चैप्टर है ना तुम्हारा, इसका आज एकदम इंट्रो करेंगे। चलो बात नहीं करो, इसका आज इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर। ठीक ना? ये चैप्टर है आपका क्या, इलेक्ट्रो, काहे मेरे साथ ऐसे होता है यार। चलो सुनो, तो ये चैप्टर है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भाई। तुमको इसमें देखो कि दो वर्ड से मिलकर के ये बना है। ये दो वर्ड क्या क्या है? तो पहला वर्ड है आपका क्या, इलेक्ट्रो, और दूसरा वर्ड है क्या, स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। अब देखो कि इसमें क्या है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, और स्टैटिक्स का मतलब होता है किससे, रेस्ट में। ठीक है। अब देखो कि इलेक्ट्रॉन का मतलब एक और सेंस में हम लोग लेते हैं क्या, चार्ज। एक और सेंस में क्या लेते हैं, चार्ज। तो ये ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम लोग चार्ज के रेस्ट होने की स्थिति में स्टडी करते हैं। ठीक ना? तो ये क्या है, ये है एक ब्रांच फिजिक्स का, एक ब्रांच है फिजिक्स का। कैसा ब्रांच, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन which in which we study about the static charge। स्टैटिक चार्ज। अब स्टैटिक चार्ज का मतलब क्या हुआ, जो चार्ज है एट रेस्ट। चार्ज जो है वो कैसा है, रेस्ट पे। दो वर्ड से मिलके बना है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो से मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से, और स्टैटिक का मतलब किससे होता है, रेस्ट से। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है क्या कि ये जो है किस चीज का स्टडी करना है इसमें, स्टैटिक चार्ज का, मतलब चार्ज एट रेस्ट का। अब देखो इसके अंतर्गत जो तुम्हारे सिलेबस में है वो दो चैप्टर पढ़ना है। एक चैप्टर जो पहला है वो है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक ना? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और जो दूसरा चैप्टर है वो है क्या, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस दो चैप्टर में, आपके ट्वेल्थ के दो चैप्टर में केवल आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना है। समझे? बाकी सर खाली रेस्ट में ही स्टडी करेंगे कि मोशन में भी? तो चार्ज इन मोशन का अगर बात करेंगे, चार्ज इन मोशन का, तो इस चार्ज इन मोशन में आपको तीन चैप्टर पढ़ने हैं जनरली। जिसमें एक है क्या, जिसमें एक है आपका क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक ना? करंट इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा है क्या, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है। और इसी में जो है, सो जब इतना पढ़ लोगे तो पूरा मैग्नेटिक, तो एक चैप्टर आता है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। थोड़ा सा इसको डिफरेंट वे में देखेंगे, लेकिन जनरली इस दो चैप्टर का बात करेंगे हम लोग मूविंग चार्ज के लिए। और इतना पांच चैप्टर अगर आप मिला लेते हैं, ये पांच चैप्टर, तो ये पांच चैप्टर जो है सो आपके पूरे सिलेबस का करीब करीब 50% सिलेबस हो जाता है। समझे? आपके पूरे सिलेबस का ये पांच चैप्टर कितना होता है, 50% ही नहीं, उससे भी अधिक ही मान के चलो। ठीक ना? क्योंकि इतना पढ़ने के बाद बस क्या पढ़ना है ये बता देता हूँ। इतना पढ़ने के बाद बस तुमको ऑप्टिक्स पढ़ना है और मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है। समझे? मॉडर्न फिजिक्स में आएगा एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, ठीक ना, वो सब चीज। तो बस इतना ही जो है सो आपका सिलेबस करीब करीब कितना हो जाता है, 50%। अब देखो बेटा, यहाँ जो हम लोग बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर में, तो जनरली सबसे पहले बात हो रही है क्या, चार्ज का। उसके बाद चार्ज रहेगी रेस्ट में या चार्ज रहेगी मोशन में। तो पहले समझते हैं हम लोग क्या कि ये चार्ज होता क्या चीज है। ठीक ना? ये चार्ज होता क्या चीज है। तो अच्छा आप एक बात बताइए कि आप केमिस्ट्री में ये चीज पढ़े होंगे क्या कि हर एक पार्टिकल
एटम से मिलके बने हुए होते हैं। एटम को 3 पार्ट में तोड़ा गया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो सबसे पहली बात जो है इसमें वो है क्या, कि ईच ऑब्जेक्ट, दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं वो आर मेड अप ऑफ, किस चीज के, मेड अप ऑफ एटम्स। एटम से मिलकर के बने हुए, है ना। इसमें दूसरा पॉइंट है ये क्या, कि एटम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में एटम को क्या किया गया, तोड़ा गया, जिसमें पहला का नाम मिला क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। और इलेक्ट्रॉन पे आप लोग जानते हैं कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। एक दूसरा है आपका क्या, प्रोटॉन, इस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक ना। क्या लिखे हैं सर, चार्ज जैसा तो ये कुछ लग नहीं रहा है, ठीक ना, पॉजिटिव चार्ज होता है। और एक जो तीसरा पार्टिकल है आपका, ये क्या है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसा बॉडी है, तो ये चार्जलेस बॉडी है। इतना आप लोग केमिस्ट्री के नॉलेज के बेसिस पे जानते होइएगा, ठीक ना। केमिस्ट्री में अब ये भी तुम लोग पढ़े हुए होगे क्या, एटॉमिक मॉडल्स। जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल 11वीं में नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं। 12वीं में नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं। 9वीं क्लास में पढ़े हो कि नहीं, नहीं 9वीं भी नहीं पढ़े सर, लॉकडाउन था। सुन, अच्छा, नहीं सर गलतियों से नहीं सुने हैं ऐसे बोलना था। चलो देखो, अब देखो बेटा, कि ये तुम पढ़े हुए होगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में रदरफोर्ड साहब करते हैं, ठीक ना। रदरफोर्ड का जो है, तो जो एटॉमिक मॉडल है वही मॉडल को हम लोग अभी तक मान के चलते हैं, ठीक ना। और रदरफोर्ड अपने एटॉमिक मॉडल में क्या कहता है, क्या रदरफोर्ड क्या कहता है अपने एटॉमिक मॉडल में, कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और उसके चारों तरफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है ना। ये क्या कहते हैं, कहते हैं क्या, कि ये कहते हैं क्या, कि जो प्रोटॉन है, जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है, और जो न्यूट्रॉन है वो कहाँ सिचुएटेड है, सिचुएटेड सिचुएटेड एट न्यूक्लियस ऑफ एटम। न्यूक्लियस ऑफ एटम, एटम के न्यूक्लियस में ये रहता है। एंड एंड जो इलेक्ट्रॉन है, एंड जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व्स करता है, रिवॉल्व्स ऑन ऑर्बिट, ठीक ना, ऑर्बिट पर मूव करता है। अब देखो कि इस चीज में क्या कहे तुम, कि कोई भी एटम है, मान लो इसका ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्या रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा बात करिए ना, एटम का सिचुएशन आप दूसरा जगह बात कर रहे हैं, ठीक ना। आप इलेक्ट्रॉन के खोज और प्रोटॉन के खोज पे आप जा रहे हैं, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, उधर आप चले गए। हाँ, नहीं वो अलग एटॉमिक मॉडल आप नहीं समझ रहे हैं, स्ट्रक्चर पढ़े हुए हैं। तो सबसे पहले जे थॉमसन था जो कहा था क्या, कि एटम तरबूज के जैसे है, उसमें बीज के जगह पर इलेक्ट्रॉन है। उसी में फिर रदरफोर्ड दिया था, है ना। बहुत सारा आया था प्रोसेस, रदरफोर्ड वाला अभी तक हम लोग मान के चलते हैं ना, यही ना, बोर का, बोर एटॉमिक मॉडल। हाँ तो आप ठीक कह रहे हैं, यह है बोर एटॉमिक मॉडल, नहीं ठीक कह रहे हैं केमिस्ट्री देख लो मेरा कितना अच्छा है जी, ठीक ना। अब ठीक है, अब देखो कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर न्यूक्लियस में है, इसका मतलब देख लेना, इस पर अपना चेक कर लेना तुम लोग, ठीक है। सुनो, अब अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है सो न्यूक्लियस में है, तो इसमें से देखो तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन चार्जलेस। इसका मतलब इसका न्यूक्लियस जो है वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, और इसके चारों तरफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इसके चारों तरफ ऑर्बिट में कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। अच्छा तुम ये भी जानते होगे क्या, कि किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं।
सीधे अगला पॉइंट क्या कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज इक्वल होता है किस चीज के, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब देखो कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बराबर हुआ, इसका मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन होता है, इसका मतलब जो अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा, अमाउंट ऑफ जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इक्वल टू हो जाएगा किसके, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज के। क्यों कि भाई प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और हम ये जान रहे हैं कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। तो बराबर बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही इसमें पॉजिटिव भी चार्ज होगा। और हम जानते हैं क्या कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को अगर मिला देते हो तो क्या होता है, न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। तो इसमें होगा क्या कि ईच नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, कैंसल करेगा किसको, वन पॉजिटिव चार्ज को, वन पॉजिटिव चार्ज को ये क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। अब देखो कि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन भी हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है। अब हर पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, कैंसिल कर दे रहा है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, सारा चार्ज कैंसिल हो जाएगा। जैसे मानिए क्या कि अपने पास है सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, इसका मतलब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना, और जो प्रोटॉन होगा वो भी कितना, 11, है ना। इसका मतलब जो नेगेटिव चार्ज होगा वो 11 नेगेटिव चार्ज इसके पास होगा, और 11 ही पॉजिटिव चार्ज भी इसके पास होगा कि नहीं। तो जब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बराबर है तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव मिल करके न्यूट्रल हो गया, इसका मतलब एक एक करते करते 11 का 11 पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फाइनली कोई चार्ज नहीं बचा। तो हम लोग कंक्लूजन में क्या लिखते हैं कि एंड हेंस फाइनली एट न्यूट्रल स्टेट एन एटम बिकम्स चार्जलेस। क्या होता है, चार्जलेस होता है, इसके पास कोई चार्ज नहीं बचता। ये चीज एक आपके पास क्वेश्चन पूछ देगा, क्या क्वेश्चन पूछ देगा कि व्हाई एनीथिंग्स कोई भी थिंग एट न्यूट्रल स्टेट में, व्हाई एनीथिंग एट न्यूट्रल स्टेट इज चार्जलेस। मतलब कोई भी चीज न्यूट्रल स्टेट में चार्जलेस क्यों होता है। तो आप सीधे क्या बोलिएगा कि हम जानते हैं क्या कि हर एक चीज किस चीज से बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। एटम को 3 पार्ट में तोड़ा गया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज। और न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है। तो ये बोर एटॉमिक मॉडल ये कह रहा है क्या कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, है ना। और ये भी कहा जाता है क्या कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर में है। तो बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है। तो अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब हर पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, एक नेगेटिव चार्ज को कैंसिल कर दे रहा है। अब कैंसिल कर देगा तो फाइनली जो एटम पे बचेगा वो कोई चार्ज बचेगा क्या, नहीं बचेगा। नहीं बचेगा तो न्यूट्रल स्टेट पे कोई भी एटम क्या होगा, चार्जलेस होगा। 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है आपसे, क्या कि न्यूट्रल स्टेट पे कोई भी एटम चार्जलेस क्यों होता है। तो आप इसको इतना बढ़िया से बना करके लिख देंगे पॉइंट वाइज, नंबर मिल जाएगा। बात समझ में आया। ये था क्या, चार्ज का इंट्रोडक्शन तुम्हारा कि न्यूट्रल चार्ज क्यों होता है। लेकिन जरा सा ये बात करो हमसे कि ये तो हो गई चार्ज की बात। अच्छा एक चीज देखिए कि ये चार्ज है क्या चीज, है ना। ये चार्ज है क्या चीज, तो ये किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी है। किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मटेरियल का क्या है, एक प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी को ये कैसे गेन करेगा, तो कैसे गेन करेगा ये चीज तुम देखो
कि केमिस्ट्री में ही एक तुम पढ़े हुए होगे क्या, कि ऑक्टेट रूल पढ़े हुए हैं, कि किसी भी एटम को स्टेबल रहने के लिए उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है इसका मतलब वो एटम स्टेबल नहीं है। अब स्टेबल नहीं है तो प्रकृति में हर आदमी चाहता है स्टेबिलिटी ढूंढना, और हम लोग फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, नेचर, नेचर ही ना पढ़ते हैं। तो नेचर चाहेगा कि स्टेबिलिटी, तो जो एटम बेचारा स्टेबल नहीं है वो स्टेबिलिटी ढूंढेगा। तो कैसे स्टेबिलिटी ढूंढेगा, वो चाहेगा कि मेरे आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब उसके लिए वो ढूंढेगा कि कोई हमको इलेक्ट्रॉन दे दे या हमसे कोई ले ले। दो तरीके से 8 हो सकता है, मेरे पास ज्यादा भी हो सकता है, मेरे पास कम भी हो सकता है। तो अगर ज्यादा होगा तो मैं देने वाला ढूंढूंगा कि मैं किसको दे सकता हूँ, अगर कम होगा तो मैं लेने वाला ढूंढूंगा, है ना। लेकिन चार्ज में ऐसा कुछ नहीं होता कि मेरे पास ज्यादा है हम फेंक दिए बाहर, ऐसा नहीं हो सकता। ये बॉडी का सब्सटेंस है और बॉडी टू बॉडी ही ट्रांसफर होगा, आप किसी को भी नहीं दे सकते हैं, कहीं भी आप इससे पल्ले नहीं झाड़ सकते हैं, पल्ला नहीं झड़ाएगा इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रहा है। तो अब देखो होता क्या चीज है, ये ऑक्टेट रूल में तुम लोग ये जानते हो क्या, कि ऑक्टेट रूल में तुम लोग जानते हो क्या कि मिनिमम आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल रहने के लिए, ठीक ना। इसको तुम लोग क्या बोलते हो, ऑक्टेट रूल। और ऑक्टेट रूल में क्या है, कि ऑक्टेट रूल में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन शुड शुड बी इन आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम टू बी स्टेबल। स्टेबल रहने के लिए आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब अगर 8 नहीं रहेगा इसका मतलब वो एटम स्टेबल नहीं है। स्टेबल नहीं है तो वो स्टेबिलिटी क्या करेगा, ढूंढेगा। अब स्टेबिलिटी ढूंढेगा कैसे, ये देखो, तो एग्जाम्पल से देखो एक चीज, कि एक है तुम्हारे पास क्या, सोडियम Na, कितना एटॉमिक नंबर, अगर इसका तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कितना लिखते हैं, 281। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 8 तो नहीं है। तो ये सोडियम न्यूट्रल स्टेट में स्टेबल है क्या, नहीं है स्टेबल। अब देखो कि एक दूसरा है तुम्हारे पास क्या, क्लोरीन, क्लोरीन का कितना 17, कितना लिखोगे 287। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 8 नहीं है, मतलब ये भी स्टेबल नहीं है। तो अब भाई ये दोनों अगर स्टेबिलिटी ढूंढेगा, ये दोनों अगर स्टेबिलिटी ढूंढेगा तो एक दूसरे का अगर सहयोग करे तो ये दोनों स्टेबल हो सकता है। कैसे, ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दे, एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा तो इसके भी आउटर मोस्ट में 8 हो जाएगा, इसके भी आउटर मोस्ट में 8 हो जाएगा। लेकिन जरा सा सोचिए कि यही क्यों नहीं देगा, ये क्यों देगा। तो इस पर एक आप कहानी सुनिए, छोटा सा कहानी सुनिए। मान लो मान लो कि मैं और तुम, क्या नाम है तुम्हारा, आशीष। मान लो कि एक अच्छे फ्रेंड है, अच्छे फ्रेंड है, मिलना जुलना बहुत कम है, बहुत कम मिलना जुलना है, हम लोगों का मिलना जुलना बिल्कुल नहीं है, लेकिन फ्रेंड अच्छे हैं। अब क्या हुआ कि मान लो गए कहीं हम मेला घूमने के लिए, हम अकेले गए हैं, ये भी अकेले गए, हम दोनों को पता भी नहीं है कि हम दोनों घूमने फिरने गए हैं। सोडियम अलग है, क्लोरीन अलग है, दोनों घूम फिर रहा। गए तो मार्केट में एक ये सामान देखे जो 8 रुपए का सामान था। अब हम अपना पॉकेट टटोल रहे हैं तो मेरे पास केवल 1 ही रुपया है, 1 ही रुपया है तो हम ये सामान खरीद पाएंगे क्या, इच्छा चली जाएगी क्या खरीदने की, मन में तो इच्छा है इसको खरीदने की, लेकिन मेरे पास 1 ही रुपया है तो हम इसको खरीदेंगे नहीं। मतलब अब हम सोचेंगे कि कहीं से काश कोई 7 रुपया दे देता तो हम इसको खरीद लेते, है ना। सोचेंगे कि नहीं, मन में इच्छा है, मतलब स्टेबल नहीं है। स्टेबल कब है, जब इसको चाहे और वो मिल जाए तो स्टेबल है। अब देखो कि आशीष भी गया है उसी मेला में, दोस्त है तो जरूर विचार मिलती होगी, इसको भी यही सामान पसंद आ गया और ये अपना पॉकेट टटोल रहा है ना, तो देख रहा है कि मेरे पास 7 रुपया है, 1 रुपया नहीं है। अब ये भी नहीं खरीद पाएगा, मतलब ये भी स्टेबल नहीं है। मेला में घूमते घूमते अचानक क्या हुआ, दोनों आदमी मिल गए, तो अब दोस्त हैं तो बात करेंगे। करंट मुद्दा यही है कि देखो भाई एक चीज पसंद आया था, 1 ही रुपया था, हम नहीं खरीद पाए। कहेगा अरे सर मेरे साथ भी तो वही हुआ है, हमको भी ये पसंद आया था लेकिन 7 रुपया मेरे पास है, 1 ही रुपया कम है, इसीलिए हम नहीं खरीद पाएंगे। अब देखो कि वहां अगर हम दोनों कंबाइंड हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं तो कोई एक आदमी खरीद सकते हैं, है ना, कोई एक आदमी क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं।
तो आसान क्या होगा कि मैं अपना 1 रुपया इसको दे दूं कि इससे 7 रुपया ले लूं, मैं 1 रुपया दे दूं। तो इलेक्ट्रॉन बेटा डोनेट करने में ना एनर्जी लगती है, एनर्जी लगती है। तो कम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करने में कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, अधिक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करने में अधिक एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो हमको 1 रुपया देना आसान है, और सोशल जस्टिस भी यही कहता है कि हम 1 रुपया इसको दे दे। लेकिन देखो जैसे ही हम अपना 1 रुपया इसको दिए, 1 रुपया दिए, तो हम दिए तो पॉजिटिव हो गए कि नहीं, और वो लिया तो वो नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ। तो जैसे ही सोडियम और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, जैसे ही सोडियम और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन का, मान लो ये था सोडियम Na11, ये था क्लोरीन तुम्हारा क्लोरीन 17, अब क्या किया ये Na अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको क्या किया, दिया। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन देने से क्या होगा, ये क्लोरीन चला जाएगा 1 रुपए के कर्जा में, और कर्जा वाला साइन कैसा होता है, नेगेटिव। सोडियम ने दिया, सोडियम आ जाएगा एक पॉजिटिव साइन के साथ, तो सोडियम के पास क्या आ गया, पॉजिटिव। समझ में आया बात। तो चार्ज क्या है, ये चार्ज के बारे में अगर आपसे कोई पूछे कि चार्ज क्या है, तो आप सीधे सीधे ये कहिएगा कि ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। और इस प्रॉपर्टी को ये कैसे गेन किया है, गेन्ड बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके क्या किया है, ये इस प्रॉपर्टी को गेन किया। जब तक इसने चार्ज नहीं दिया था, तब तक सोडियम सोडियम ही था, क्लोरीन क्लोरीन ही था। लेकिन जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये Na बन गया क्या, Na+, और ये Cl बन गया क्या, Cl-। तो है तो अभी भी क्लोरीन, लेकिन इसके पास एक स्पेशल क्या है, प्रॉपर्टी है। कौन सा, चार्ज की प्रॉपर्टी। अब ये चार्ज का प्रॉपर्टी ये कैसे गेन किया है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके, एक दूसरे से बदलाव करके, ट्रांसफर करके। आपको मैं पहले ही बोला था, ये सोडियम अकेले अपना 1 इलेक्ट्रॉन कहीं भी फेंक नहीं सकता है, क्लोरीन भी कहीं से उठा नहीं सकता है। जब भी ट्रांसफर का वर्ड आएगा, मतलब समझ जाना है कि कोई लेने वाला भी और कोई देने वाला है, और हमेशा देने वाला महान होता है, पॉजिटिव होता है, और लेने वाला कर्जदार होता है, नेगेटिव होता है। बात समझ में आ गया ऐसे। अब देखो कि चार्ज के हिस्ट्री के बारे में, चार्ज के हिस्ट्री के बारे में क्या कहना है, ये देखो। तो ये तो था क्या कि तुम्हारा चार्ज का इंट्रोडक्शन। अब इस चार्ज के इंट्रोडक्शन में आप देखिए कि अभी तक जो हम लोग अपना बात बढ़ाए हैं, वो बात कहाँ तक बढ़ाए हैं, चार्ज तक, है ना, चार्ज तक। अब इस चार्ज में जो है सो 2 टाइप होता है। चार्ज में कितने टाइप्स, 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। तो ये चार्ज में 2 टाइप कौन सा है, पहला है तुम्हारा, पहला है कौन सा, पॉजिटिव चार्ज, जिसके बारे में तुम जानते होगे, है ना, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक ना। तो ये चार्ज जो है, तो जो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, दान किया है, उसने गेन किया है, ठीक ना। तो पॉजिटिव चार्ज इज गेन्ड बाय एन एटम बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। सीधे सीधे क्या बात होगी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, ठीक ना, पॉजिटिव चार्ज जो है वो कैसे गेन किया जाता है, पॉजिटिव चार्ज इज गेन्ड बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, कि जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जो दूसरा है तुम्हारा, दूसरा है क्या, नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है ये कैसे आएगा, तो सीधे सीधे बात है ये कि बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन को अगर डोनेट कर रहा है तो कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, थ्योरेटिकल बातें हैं थोड़ी सी, थोड़ा सा चीज़ों को याद रखना। अब देखो कि अभी तक हम लोग ये पढ़ लिए कि चार्ज क्या है, चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप पीछे आते हैं क्या कि इस चार्ज का हिस्ट्री क्या है, ठीक ना। तो इस चार्ज का हिस्ट्री क्या है, इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान दो कि जो हिस्ट्री ऑफ चार्ज है, ठीक ना, ये किसी एग्जाम में नहीं आएगा, ध्यान रखना है। हिस्ट्री ऑफ चार्ज क्या है, तो आप लोग बचपन में देखते होइएगा क्या
कि हम कंघी को या पेन को अपने बाल से रब करते हैं और कागज के टुकड़ा को खूब उठाते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले जो है, तो एक यूनान के फिलोसफर थे जिनका नाम था थेल्स, ठीक ना, ठीक ना। सबसे पहले जो है, सो एक यूनान के फिलोसफर थे, कब, तो एट 600 BC, मतलब ईसा मसीह के जन्म से करीब 600 साल पहले, ठीक ना, ठीक ना। एट 600 BC, फर्स्टली फर्स्टली थेल्स, ठीक ना, थेल्स क्या किया, ये पाया कि किसी भी ऑब्जेक्ट में रब करने के बाद इसके पास एक प्रॉपर्टी आती है अट्रैक्शन और रिपल्सन की, ठीक ना। क्या आती है, अट्रैक्शन और रिपल्सन की। ये ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व दैट एनी बॉडी, एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस गेन करता है क्या चीज, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन और रिपल्सन, अट्रैक्शन और रिपल्सन की प्रॉपर्टी गेन करते हैं। इसीलिए थेल्स को ही जो है, तो क्या कहा गया है, चार्ज का जनक कहा गया है। कि अगर चार्ज को सबसे पहले किसी ने खोजा, तो वो किसने खोजा था, थेल्स ने। और इसको ये पता नहीं चला था, लेकिन इसको पता था कि कोई भी प्रॉपर्टी जो है, सो फ्रिक्शन करने पर अट्रैक्शन और रिपल्सन की प्रॉपर्टी को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। ये कहानी कब की है, 600 ईसा पूर्व की। समझ में आ रही है बात। अब देखो कि इसके बाद करीब करीब 2000 साल तक इस विषय पर किसी का ध्यान नहीं गया, किसी ने इस ऑब्जर्वेशन को नहीं किया, करीब करीब 2000 साल तक। और करीब करीब 2000 साल के बाद जो है, तो 1642 ईस्वी में, करीब करीब कितने में, 1642 ईस्वी में, तुम लोग महारानी एलिजाबेथ का नाम सुने हुए हो। महारानी एलिजाबेथ के एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर थॉमस ब्राउन, जिसका नाम था क्या, डॉक्टर थॉमस ब्राउन, ठीक ना। डॉक्टर थॉमस ब्राउन जो है, तो इस प्रॉपर्टी को एक नाम दिया, जिस प्रॉपर्टी का नाम इसने रखा था क्या, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक ना। इस प्रॉपर्टी का नाम इसने क्या रखा था, इलेक्ट्रिसिटी। इस पर एग्जामिन किया 1642 में डॉक्टर थॉमस ब्राउन। ये क्या थे, डॉक्टर थे किसके, महारानी एलिजाबेथ के। कौन थी एलिजाबेथ, इंग्लैंड की महारानी थी, है ना, इंग्लैंड की महारानी थी। उसका डॉक्टर था डॉक्टर थॉमस ब्राउन। और उसने क्या किया था, नेम्ड द प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का नाम रखा क्या, नेम द प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का क्या नाम रखा, इस प्रॉपर्टी का नाम रखा क्या, एज इलेक्ट्रिसिटी। क्या रखा नाम, इलेक्ट्रिसिटी नाम रखा। बात समझ में आई। अब इसके बाद ये कहानी चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। इंग्लिश का क्लास करना है, एक इसको करना है, भूमि को। कुछ बच्चा आया था, देखिए, एक वो पीछे है, एक उसके आगे भी है। एक साथ हाथ उठाइए ना, जिनको जिनको मन है, कोई दबाव नहीं है, सीबीएसई से है, सीबीएसई से है। नहीं, एक दो बच्चा और नहीं आया है, वो लग रहा है, उसके यहाँ उपनयन है, वो सब भी बोल रहा था। 1 बजे, 12 से 1, उसके बाद मैथ। सबसे बेहतर रहता है ना सर, बैच डिसाइड कर दिए, अब ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी आ जाए, ये टाइम नहीं बदलेगा।
चलिए क्या बोले भाई, तो उसके बाद 1642 में कौन आए, डॉक्टर थॉमस ब्राउन, और ये क्या थे, महारानी एलिजाबेथ के डॉक्टर थे। इन्होंने इस प्रॉपर्टी का नाम क्या रखा, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या रखा, इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ रहा है बात। अब देखो कि जब ये थॉमस ब्राउन आया चर्चे में, निश्चित रूप से आना था क्या भाई, कि महारानी एलिजाबेथ उस समय के साम्राज्य की सबसे टॉप डॉक्टर, और उसने कुछ किया तो मार्केट में फैलना ही बात था। अब देखो 2000 साल तक थेल्स के बाद किसी ने इस पर काम नहीं किया था, लेकिन जैसे ही महारानी एलिजाबेथ का डॉक्टर ने इस प्रॉपर्टी पर चर्चा किया और इसका नाम रखा इलेक्ट्रिसिटी, तुरंत आ गया 1700 ईस्वी में आ गया कौन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन आ गया, बेंजामिन फ्रैंकलिन। और अभी तक जो है, ठीक ना, फ्रैंकलिन। और अभी तक जो है, इतना के बाद क्या हुआ ये देखो कि 1700 में बेंजामिन फ्रैंकलिन आया, अभी तक बस लोग जानता था कि प्रॉपर्टी होती है कोई जिसके कारण वो अट्रैक्ट या रिपेल करता है। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन तुरंत इस बात पर डिस्कशन दिया, और इसने क्या किया, डिवाइड किया चार्ज को, ठीक ना, डिवाइड चार्ज इन टू कैटेगोरी, डिवाइड चार्ज इन टू कैटेगोरी। और ये दो कैटेगोरी कौन कौन सा था, तो ये दो कैटेगोरी था, एक पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा था क्या, नेगेटिव चार्ज। दूसरा था क्या, नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या किया, इसको दो कैटेगरी में बांट दिया। लोग पहले भी जानते थे कि चार्ज कुछ प्रॉपर्टी होती है, अट्रैक्ट रिपेल करता है, नाम इलेक्ट्रिसिटी रखा था। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या किया, इसको पूरा एनालिसिस, एटॉमिक एनालिसिस करने के बाद चार्ज को दो पार्ट में बांट दिया। एक रहा कौन सा, पॉजिटिव चार्ज, और एक दूसरा कौन सा हो गया, नेगेटिव चार्ज। ये पूरी बातें थी तुम्हारी चार्ज की स्टोरी की। तो अभी तक हम लोग इस चैप्टर में क्या सब पढ़े हैं, तो इस चैप्टर में सबसे पहले क्या पढ़े, इस चैप्टर में सबसे पहले क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये जो चैप्टर है तुम्हारा चैप्टर 1, इस चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों को वैसे पोजीशन में स्टडी करना है जब चार्ज किस में हो, रेस्ट में हो। ठीक है, चार्ज रेस्ट में रख के हम लोग दो चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अभी हम लोग इस पर बात नहीं आए, अभी हम लोग बस चार्ज को ही पढ़ रहे हैं, रेस्ट मोशन बाद की बात होगी। फिर मैं आपको बोला कि भाई जब चार्ज के रेस्ट मोशन को पढ़ना है तो जरा सा ये जाना जाए कि चार्ज होता क्या चीज है। तो आपको मैं बोला क्या कि ये चीजें बेसिक केमिस्ट्री की बातें थी क्या, कि हर एक ऑब्जेक्ट जो है सो एटम से बना हुआ है। एटम को तीन पार्ट में तोड़ा गया है, तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, और वो फंडामेंटल पार्टिकल्स में क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, ये आप लोग जानते हैं। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, ये चार्जलेस होता है। लास्ट में मैं क्या बताया कि एटॉमिक मॉडल में ये कहा गया है, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे रहता है, न्यूक्लियस में। अब जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन, अच्छा इसको हम मॉडर्न एटॉमिक मॉडल लिख लें, ज्यादा अच्छा लगेगा, फिजिक्स में काहे नाम लेंगे केमिस्ट्री वालों का, इसको लिख लेते हैं क्या, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अब क्या बोला कि भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहना है, न्यूक्लियस में, मतलब न्यूक्लियस में खाली कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक ना। और इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है, चारों तरफ ऑर्बिट में। अब देखो होगा क्या कि जब चारों तरफ ऑर्बिट में घूम रहा था, तो इसी एटॉमिक मॉडल में ये भी कहा कि किसी भी एटम में जनरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। अब क्या कह रहा है कि हर नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, कैंसिल। मान ले इसको ऐसे समझ, मान लो एक पार्टी चल रही है और उस पार्टी में खाली कपल्स अलाउड हैं। सर क्या बात कर रहे हैं, हम लोग कोना से घुस जाएंगे, है ना। अब कपल्स अलाउड है, तो मान लो मैं भी गया हूँ अपनी वाली के साथ, तो इधर उधर मैं देख पाऊंगा क्या, नहीं देख पाऊंगा। क्यों, कि मेरे साथ में नेगेटिव चार्ज भी है, हम न्यूट्रल हैं। हाँ नहीं रहे अपने वाली तो चलो थोड़ा सा, ओए होए क्या बात है कर सकते हैं, है ना, तो फ्री रह सकते हैं। लेकिन जब अपनी वाली साथ में है तो क्या है, बाउंडेड है, न्यूट्रल है। तो हर एक आदमी कपल ही है, तो खाली मेरा ही स्थिति ऐसा नहीं है, सबका वही स्थिति है, सब न्यूट्रल है। फाइनली पूरा पार्टी कैसा रहेगा, सुरक्षित रहेगा। नहीं तो एगो छिछोर टाइप के घुस गया, अब वो सबको परेशान करने में लगा हुआ है ना। तो अब क्या है भाई कि पूरा माहौल क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। कब, न्यूट्रल कंडीशन में कोई भी बॉडी कैसा हो जाएगा, चार्जलेस। क्यों, कि जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, हर पॉजिटिव एक नेगेटिव को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए कि अगला बात में क्या किया था, अगला बात में क्या किया था, चार्ज का।
कि अब ये चार्ज होता क्या चीज है। तो ऑक्टेट रूल क्या कह रहा है कि किसी भी एटम को बेटा स्टेबल रहने के लिए उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है आउटर मोस्ट सेल में, इसका मतलब वो स्टेबल नहीं है। अब जो स्टेबल नहीं है वो स्टेबिलिटी ढूंढेगा कि नहीं। पढ़ लिख क्यों रहे हो, क्योंकि स्टेबल नहीं हो। नौकरी चाकरी मिल जाए भगवान की कृपा से, बढ़िया पढ़ोगे लिखोगे नहीं, उसके बाद भी एगो टारगेट है शादी ब्याह बढ़िया जगह हो जाए, काहे इधर उधर करोगे, है ना। तो बेटा अगर स्टेबिलिटी इसके पास नहीं है तो ये स्टेबिलिटी ढूंढेगा, है ना। ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी ढूंढेगा। अब स्टेबिलिटी ढूंढने के लिए ये नहीं मतलब है कि घर से भाग जाना स्टेबिलिटी नहीं होता है क्या, कि घर में पढ़ाई लिखाई का प्रेशर बनाया हम घरे से भाग जाएंगे, ये नेचर नहीं है। नेचर है कि आपको मेहनत करके स्टेबल होना है। इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन किसी को फेंक नहीं सकता है, रास्ते में छोड़ नहीं सकता है, किसी ना किसी को ऐसा ढूंढना होगा जिसको ये इलेक्ट्रॉन दे, जिससे इसकी भी जरूरत पूरी हो जाए और इसकी भी जरूरत पूरी हो जाए। बात समझ में आ रही है। अब क्या हुआ कि सोडियम क्लोरीन पार्टनरशिप देखा, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, 7 इलेक्ट्रॉन की कमी। कैल्शियम क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन था, 1 ही इलेक्ट्रॉन की कमी। अब ये दोनों सोचा कि अगर हम दोनों मिल जाएं तो क्या हो सकता है, दोनों आदमी स्टेबल हो सकते हैं। नतीजा क्या निकला, कहानी में क्या बताया, ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा। क्यों कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना बहुत आसान काम है, इसको 7 इलेक्ट्रॉन देने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी और सराउंडिंग में इतना एनर्जी मिलता नहीं है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन का जैसे ही कर्जा किया, जिसने लिया उसके पास और जिसने दिया उसके पास पॉजिटिव चार्ज, ये चार्ज का फॉर्मेशन था। अब देखो कि जब चार्ज के फॉर्मेशन में आए तो उसके बाद हम तुमको थोड़ा सा हिस्ट्री भी बता दिए थे। ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की बात हो गई थी। अब इसके बाद हम तुमको थोड़ा सा हिस्ट्री भी बताए थे। तो हिस्ट्री में क्या बताए थे कि सबसे पहले थेल्स थे, कहाँ के थे, यूनान के फिलोसफर थे, ठीक ना, ये थे यूनानी फिलोसफर, ठीक ना, फिलोसफर, यूनानी फिलोसफर थे। तो ये जो थेल्स थे यूनानी फिलोसफर, इन्होंने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया था कि फ्रिक्शन के बाद बॉडी में एक प्रॉपर्टी आती है, जिस प्रॉपर्टी के बाद कोई भी बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करने लगता है। एग्जाम्पल वही देखो, एबोनाइट रॉड को कॉटन से रगड़ के देखा, बिल्ली के खाल से रगड़ के देखा, बाल से रगड़ के देखा, हर स्थिति में ये पाया क्या कि वो हल्की हल्की ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सबसे पहले इसने ऑब्जर्व किया था। उसके बाद कौन आया, डॉक्टर थॉमस ब्राउन। और ये थॉमस ब्राउन जो थे वो कौन थे, महारानी एलिजाबेथ, इंग्लैंड के साम्राज्य की जो महारानी थी उसके डॉक्टर थे। इसने सबसे पहले इनका इसका 1603 में है यार, और क्या ना सुनो, फालतू बतिया रहा है। गूगल सर्च किया है क्या? कल किताब दिखा दूंगा, ठीक है, ठीक है। महारानी मर गई तो क्या फर्क पड़ता है डॉक्टर से, हाँ। आपको पता होना चाहिए कि एलिजाबेथ एक ही नहीं थी, ठीक ना। चलिए अब सुनिए क्या बोले भाई फिर इसके बाद। अरे तुम लोग काम का बात करो ना, काहे फालतू बात में उलझ जाते हो, हिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं कि यार फलाना देखना 1 2 3 4 16 तक जाता है ना। चलिए तो क्या बोले भाई कि इसके बाद कौन आया, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसने क्या किया, चार्ज को कैटेगराइज कर दिया 2 पार्ट में, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद मेरे पास आया वो क्या था, प्रॉपर्टी पॉजिटिव। मान लो कि हम इसको 1 रुपया दिए थे, तो उसके बाद आत्मा में को गुण आया होगा कि नहीं, कि चलो हम इसको दिए हैं, देख लेना फिर वसूलेंगे। आया ना, गुण ही आया ना, और कुछ नहीं आया, एक गुण आया। तो गुण आया तो क्या, इलेक्ट्रॉन देने के बाद आया, पॉजिटिव वाली फीलिंग आई। लेकिन अगर मैं 1 रुपया ले लेता तो यार लौटाना पड़ेगा, ये भी एक गुण ही था ना। तो ये कब आई, एक्सेप्ट करने के बाद आई। तो एक्सेप्ट करने के बाद आई तो यहां से क्या बना, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब देखिए बेटा कि इतना के बाद जरा सा आप लोग आ जाइए टेंथ में, अभी मत आओ टेंथ में। अभी देखो कि अगर बात किया जाए चार्ज के एसआई यूनिट का, अगर बात किया जाए किस चीज के, एसआई यूनिट का, तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है
वो SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? ये है कूलॉम। ये क्या है? कूलॉम। अब देखो, सुनो, SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? कूलॉम। और यहां से कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स आता है। कूलॉम अपने आप में बहुत बड़ा यूनिट है, तो यहां से कुछ प्रैक्टिकल यूनिट आता है क्या? तो जो प्रैक्टिकल यूनिट है उसमें है तुम्हारा क्या? पहला माइक्रो कूलॉम। ठीक ना? क्या है? माइक्रो कूलॉम। इसको लिखते हैं क्या? म्यू और कैपिटल C। ठीक है। और इस कूलॉम को जो डिनोट किया जाता है, इसको कैपिटल C से डिनोट किया जाता है। ठीक ना? हाँ, कूलॉम साइंटिस्ट का नाम है। इस पर भी चर्चा करेंगे, आगे पढ़ना है एक लॉ इन्हीं के नाम पर। सुनिए, तो ये माइक्रो कूलॉम जो होता है म्यू C, तो इसमें तुम देखोगे क्या कि 1 μc इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलॉम होता है। 1 माइक्रो कूलॉम कितने के बराबर में? 10⁻⁻6 कूलॉम के बराबर में। इसको याद रखना है, सवाल बनाने में हमेशा ये यूज में आएगा। ठीक है। इसके बाद देखो कि एक आता है क्या? मिली कूलॉम। ठीक ना? अब ये मिली कूलॉम क्या होना है? तो इसको लिखते हैं 1 m कैपिटल C। और ये 1 माइक्रो कूलॉम जो होता है ये 10⁻⁻3 कूलॉम के बराबर में होता है। इसको भी क्या करना है? याद रखना। ठीक है। इसके बाद ये था SI यूनिट का बात। SI यूनिट में मैं कन्वर्जन बताया कि कूलॉम SI यूनिट होता है, लेकिन कूलॉम बहुत बड़ा यूनिट है। तो बड़ा यूनिट है तो इसीलिए हम लोग छोटे छोटे यूनिट में इसको माइक्रो मिली में तोड़ देते हैं। जैसे माइक्रोमीटर मिलीमीटर लिखते हैं ना, ऐसे ही माइक्रो कूलॉम और मिली कूलॉम। आप देख लीजिएगा, माइक्रो 10⁻⁻6 ऑर्डर में जाते हैं और मिली -3 ऑर्डर में जाते हैं। ये चीज याद रखना। ठीक है। अब देखो कि इसके बाद आता है क्या? इसके बाद आता है क्या? CGS यूनिट। जो CGS यूनिट है ऑफ चार्ज, ये CGS यूनिट ऑफ जो चार्ज है, इसको बोला जाता है क्या? स्टेट कूलॉम। इसको क्या बोला जाता है? स्टेट कूलॉम। और इसी स्टेट कूलॉम को जाना जाता है इस नाम से, एंड इज नोन एज इसको बोला जाता है क्या? ESU। अब इस ESU का मतलब क्या होता है? इस ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है। 1 ESU। अब कहोगे कि सर कूलॉम में, CGS में और SI यूनिट में क्या कन्वर्जन कैसा है? तो ये कहता है क्या कि जो तुम्हारा 1 कूलॉम है वो इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ ESU या स्टेट कूलॉम के बराबर। समझ में आया बात? ये था किस चीज का? CGS यूनिट का बात। अब इसके बाद तुम एक चीज देखना क्या कि CGS यूनिट के बाद जो है, तो एक आता है क्या? मैग्नेटिक यूनिट। इसका एक आता है क्या? मैग्नेटिक यूनिट। अब देखो कि ये जो मैग्नेटिक यूनिट है वो है क्या? AB कूलॉम। क्या है? AB कूलॉम। अब कहोगे कि सर इसका कन्वर्जन बताइए। तो 1 कूलॉम इक्वल टू जो है, सो 1/10 AB कूलॉम होता है। ठीक है। ये सब किसी काम का है नहीं, खास करके मैग्नेटिक यूनिट तो किसी काम का नहीं है। कभी कभी शैतानी में ही ये सब चीज पूछा जाएगा, नहीं तो नहीं पूछा जाएगा। ये था यूनिट का बात। यूनिट में आपको मेनली क्या याद रखना है? तो मेनली याद रखना है SI यूनिट के बारे में कि SI यूनिट क्या होता है? कूलॉम C। और कन्वर्जन क्या है? माइक्रो कूलॉम 10⁻⁻6 कूलॉम और मिली कूलॉम 10⁻⁻3 कूलॉम। ये आपको सवाल बनाने में बहुत ज्यादा उपयोग में आएगा। क्यों? कि हमेशा हम लोगों को SI यूनिट में बदल करके तब सवाल सॉल्व करना होता है। ठीक है। आगे देखेंगे जब सवाल आएगा तो। अब देख भाई कि इतना के बाद जब हम लोग अपने कहानी को आगे बढ़ा लिए, तो अब थोड़ा सा बात आता है, यूनिट का बात हुआ तो सर थोड़ा सा डायमेंशन का भी बात हो जाता तो ज्यादा अच्छा रहता है ना? जरा सा डायमेंशन का भी बात हो जाता तो अच्छा रहता। तो आ जाओ तुम थोड़ा सा कहाँ? 10th क्लास में। सुनो, 10th क्लास में आ जाओ। और 10th क्लास में तुम इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन पढ़े थे कि नहीं? नहीं पढ़े थे सर। इलेक्ट्रिक करंट ये क्या पढ़े थे? एक लाइन में क्या पढ़े थे इसको? चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। ये ना पढ़े थे? चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर से, उसी को हम लोग क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक करंट। मान लो कि T टाइम में कहीं से Q चार्ज फ्लो किया। मान लो T टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया? Q। तो यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा?
और इसी को हम लोग क्या बोलते थे, करंट। तो I इक्वल टू क्यू बाई टी का तुम डेफिनेशन भी पढ़े हुए होगे। जरा सा ध्यान से देखो कि इसमें इसमें जो I है वो क्या है, I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। Q क्या है, Q क्या है, चार्ज। और T क्या है आपका, टाइम। आप जरा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें आप बेसिक का लेक्चर याद करिए कि इस तीनों में से कौन सा क्वांटिटी फंडामेंटल है और कौन सा क्वांटिटी डिराइव्ड है। तो आप ये जानते होंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो टाइम है ये भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब देखो, जब इलेक्ट्रिक करंट और टाइम फंडामेंटल है तो चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या, नहीं, चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो ये पॉइंट आएगा आपके पास क्या, कि चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। चार्ज क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। अब देखो बेटा, जब चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है तो यहां से तुम देखो कि चार्ज को हम Q इक्वल टू आई टी लिख सकते हैं क्या, Q इक्वल टू आई टी लिख सकते हैं क्या। अब देखो तुम इसमें जरा सा ध्यान से देखो कि ये I और T दोनों ही फंडामेंटल हैं, और फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर होता है उसी को तो डायमेंशन बोलते हैं उसी को क्या बोलते हैं, डायमेंशन। तो तुम ये देखो कि अगर हम लोग बात करें डायमेंशन ऑफ चार्ज का, ठीक ना, डायमेंशन ऑफ चार्ज का, तो अगर तुम डायमेंशन ऑफ चार्ज का बात करोगे तो ये देखो जरा सा, ये आ जाएगा क्या, Q। और इधर इलेक्ट्रिक करंट I का पावर 1 है, तो करंट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, और टाइम के लिए क्या लिखते हैं, यही हो गया क्या, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला। अब जरा सा एक चीज और आप देखिए कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्या पढ़े थे कि ये कैसा क्वांटिटी है, टेंसर। और अगर नहीं मेंशन रहे तो स्केलर, ये ना बात किए थे। तो करंट भी स्केलर और टाइम भी स्केलर, तो दो स्केलर को अगर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, स्केलर इनटू स्केलर, तो आंसर क्या आएगा, स्केलर आएगा। तो बेटा अगर चार्ज के बारे में तुमको लिखना रहे वेक्टर या स्केलर के बारे में, तो तुम सीधे सीधे पॉइंट क्या लिखोगे, पॉइंट लिखोगे कि चार्ज कैसा क्वांटिटी है, चार्ज कैसा क्वांटिटी है, चार्ज इज एन क्या, स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इतना चीज था क्या आपका बेसिक चार्ज के बारे में, समझ में आया। कि चार्ज में देखो जो सीखने वाली चीजें थी, एक ये कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज, अब मैं हमेशा निकाल के नहीं दिखाऊंगा, आपको याद रखना है क्या, कि ये है क्या, 80। कहाँ से आया, तो 10वीं क्लास में जो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेटा डेफिनेशन पढ़े थे किस चीज का, इलेक्ट्रिक करंट का, चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम थ्रू अ कंडक्टर, पढ़े थे ना, THROUGS, थ्रू अ कंडक्टर। यही चीज तो पढ़े थे कि किसी भी कंडक्टर से होकर के यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करता है। तो मान लिए क्या कि टी टाइम में, इधर हम टाइम लिखे और इधर हम क्या लिखे, चार्ज लिखे। तो टी टाइम में अगर क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है तो यूनिट टाइम में कितना करेगा, क्यू बाई, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो आई इक्वल टू कितना लिखेंगे, क्यू बाई टी। अब देखो इस क्यू और टी में हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सा है, तो भाई साहब इलेक्ट्रिक करंट, और टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो अब फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में अगर हम क्यू को लिखेंगे तो आई टी लिखेंगे। और तुमको याद होगा डायमेंशन का डेफिनेशन क्या लिखे थे, कि फंडामेंटल क्वांटिटी का जो एक्सपोनेंट होता है, जो पावर होता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसका डायमेंशन। अब ये डायमेंशन है तो यहाँ आई का पावर कितना, 1, और टी का पावर भी कितना। तुमको पता होगा कि बेटा मास के लिए डायमेंशन में क्या लिखते थे, कैपिटल एम। लेंथ के लिए डायमेंशन में क्या लिखते थे, कैपिटल एल। टाइम के लिए क्या लिखते थे, कैपिटल टी। टेम्परेचर के लिए क्या लिखते थे, टेम्परेचर के लिए लिखते थे के या फिर क्या, थीटा। करंट के लिए क्या लिखते थे, तो करंट के लिए तुमको बताए थे क्या लिखते थे, आई या ए, है ना, ये सारी चीजें। तो करंट के लिए हम ए लिख रहे हैं तो ए का पावर कितना होना चाहिए, 1, और टाइम के लिए हम टी लिख रहे हैं तो टी का पावर भी कितना होना चाहिए, 1। यही चीज देखो तुम कि यही चीज लिखाया है कि नहीं डायमेंशन में, कि Q इक्वल टू ए, इसका पावर 1 और टाइम का भी पावर कितना, 1। तो ये हमेशा आप याद रखेंगे क्या, कि चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है, 80। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा बिहार बोर्ड वालों या CBSE में भी, ठीक ना, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। अच्छा, चार्ज के बारे में कोई पूछे आपसे कि वेक्टर है कि स्केलर है, तो सीधे सीधे बोलेंगे स्केलर। क्यों स्केलर भाई, तो स्केलर होने के लिए हमेशा रटेंगे नहीं कि स्केलर है क्यों है। अब देखो यहाँ इलेक्ट्रिक करंट को भी स्केलर ही पढ़ते हैं जनरली, वैसे है टेंसर। और टाइम भी क्या है, स्केलर।
और दो स्केलर का प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर क्या आता है? तो दो स्केलर का प्रोडक्ट है चार्ज, मतलब चार्ज कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इतनी चीजें याद रहेगी कि नहीं रहेगी? इतनी चीजें याद रहेगी तो इतना आप लोग पढ़ के आइएगा। फिर जब हम लोग मिलेंगे अगले दिन, तो अगले दिन मिलेंगे तो आपको और भी बताएंगे क्या कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की चार्ज के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक ना? चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, इस सारे प्रॉपर्टीज को धीरे धीरे सीखोगे और यहाँ से पूछा जाएगा। अभी अगला क्लास भी पूरा का पूरा थ्योरेटिकल क्लास चलेगा आज के जैसे ही, समझे? और ये हिस्ट्री में जो बात कर रहे थे ना हम लोग उलझने का, ये सब उलझने का चीज ही नहीं है। किसी भी एग्जाम में तुमसे चार्ज का हिस्ट्री नहीं पूछेगा, इसीलिए ये सब उलझना नहीं है। जो कॉन्सेप्ट सीखना है, तुम देखो आज कॉन्सेप्ट सिखा है किस चीज का? डायमेंशन का। देखो यूज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फंडामेंटल डिराइव्ड क्वांटिटी यूज आ रहा है कि नहीं? वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट यूज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो इसका मतलब पीछे का चीज आपको आना चाहिए। जो लोग लेट आए हैं, वीडियो रिकॉर्डेड यूट्यूब पे है, जा करके देखिए, रिवीजन करिए। और आपको बता दूं ये कि सैटरडे को, ठीक ना, सुनिए, आपको ये बता दूं क्या कि सैटरडे को आपका एक टेस्ट होने वाला है। जिस टेस्ट का टॉपिक होगा क्या? वेक्टर। ठीक ना? खाली वेक्टर, पूरा वेक्टर से टेस्ट लेंगे और देखते हैं क्या करते हो तुम लोग जो। इसीलिए पढ़ के आना काफ़ी आज के लिए। पीडीएफ सेव कर दिए हैं? कर दिया ना?